नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है बंटी की। बंटी जो कि 12 साल का एक बहुत ही शरारती, बदमाश, नटखट लेकिन दिल का काफ़ी अच्छा बच्चा था। बंटी के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई भी था। इनके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सारे लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार भी था और बंटी बड़ा होने के वजह से काफ़ी ज़िद्दी किस्म का लड़का था। कई बार ऐसा होता था कि उसे किसी चीज़ के लिए अगर मना किया जाता और उसे अगर उस चीज़ के बारे में जानना होता तो वो पहले अपने माता पिता से सवाल किया करता था, और अगर उसे तब भी उसके मन के हिसाब का जवाब नहीं मिलता तो फिर वो खुद से उन चीज़ों को जानने की कोशिश किया करता था। लेकिन उसे उसके हर सवाल का जवाब चाहिए ही होता था। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जिनके मन में किसी भी चीज़ों को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं और आप उनसे बहुत सारे सवाल सुनकर जितना हो सके उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे उन जवाबों से मान जाते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। उन्हीं की तरह बंटी भी था। अचानक एक दिन बंटी के घर पर एक फ़ोन आया, जिस फ़ोन से ये पता चला कि उसके गांव में मतलब रिश्तेदारी में किसी की मौत हो गई है। और ये पहली बार था 12 साल की उम्र तक में कि बंटी को ये बात पता चली कि किसी की मौत हो गई है। घर वालों ने ये तय किया कि वो बच्चों को छोड़कर गांव नहीं जाएंगे। वैसे भी बच्चों को गांव पर ले गए हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था। बच्चों के दादा दादी ने भी काफ़ी साल से दोनों बच्चों को नहीं देखा था। तो माता पिता ने ये डिसाइड किया कि हम सब लोग एक साथ जो भी रिश्तेदार हैं उनके क्रियाकर्म में जाएंगे। और पूरा का पूरा परिवार उसी दिन शाम को गांव के लिए निकल गया। अगले दिन सुबह तक सारा परिवार गांव में पहुंच चुका था। इस परिवार के अलावा और भी काफ़ी सारे रिश्तेदार वहां पर आ चुके थे और इन सब के इंतज़ार में ही जो भी रिश्तेदार थे उनके शव को संभाल कर रखा गया था। उनका क्रियाकर्म सब लोगों के आने के बाद ही होना था। आज अब शव दहन होना था। सारे लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे और वो पूरी तैयारी वहाँ पर बंटी बैठा बैठा बहुत ध्यान से देख रहा था। अभी वो कोई सवाल पूछ नहीं रहा था। शायद वो अपने मन में तैयारी कर रहा हो कि अब आगे उसको किन किन चीज़ों से जुड़े हुए और क्या क्या सवाल पूछने हैं। लेकिन जो भी था, बंटी बिल्कुल शांत था। सारी तैयारी करते करते काफ़ी वक्त निकल चुका था। अब शव को लेकर जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सारे लोगों ने अंतिम यात्रा की शुरुआत कर दी। जैसे ही वो शमशान की तरफ जाने के लिए बढ़े, अचानक बंटी भी उन सब के पीछे उठकर जाने लगा। ये देखते हुए तुरंत उसके दादाजी ने कहा, बेटा आप कहाँ जा रहे हो? आप वहाँ नहीं जा सकते, छोटे बच्चे वैसी जगहों पर नहीं जाते हैं। फिर बंटी ने जिद करते हुए कहा, दादाजी ये सारी चीज़ें मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी हैं, तो मुझे देखना है, मुझे जाना है। और आप ही कहते हो ना कि जो भी आप लोगों की जिम्मेदारियां या काम हैं वो बड़े होकर के मुझे और छोटू को ही निभानी है, तो मुझे अभी से चीज़ें देखने दो ना, सीखने दो ना। बंटी ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। दादाजी उसको मना करना चाहते थे, लेकिन
पहले से ही बहुत देरी हो जाने की वजह से वो बंटी से कोई बहस नहीं करना चाहते थे। इसलिए दादाजी ने बंटी को एक तरफ ले जाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ पर लेकर जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें जो जो जैसा जैसा करने के लिए बताऊँगा तुम सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही करोगे। कोई भी चीज़ अपने मन से वहाँ उस जगह पर नहीं करोगे। बंटी ने कहा, ठीक है दादाजी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, बस मुझे लेकर चलो। और दादाजी ने बंटी को बहुत प्यार से जो जो चीज़ें थीं वो समझाईं, जिसमें से एक सबसे ख़ास चीज़ जो दादाजी ने बताई वो ये थी कि शमशान से जब हम शव दहन करके जब वहाँ से लौटने लगे तो चाहे जो भी हो जाए पीछे पलटकर मत देखना। ये बात बंटी के मन में अब एक और सवाल को जन्म दे चुकी थी कि क्यों दादाजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं और पीछे पलटकर देखने से क्या होगा। लेकिन पता नहीं क्यों बंटी ने ये सवाल उस वक्त नहीं पूछा। उसने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया और दादाजी का हाथ पकड़कर शमशान के लिए निकल गया। सारे लोग शमशान की तरफ जा रहे थे। धीरे धीरे गांव के लोग जैसे जैसे शव यात्रा देखते गए, जिनको जुड़ना था वो सब उस यात्रा में जुड़ते चले गए। ज़्यादातर गांव में यही होता है कि जब किसी की शव यात्रा निकलती है और आपके वो किसी जान पहचान वाले की होती है तो जो भी जुड़ना चाहते हैं उसी यात्रा में चुपचाप जुड़ते चले जाते हैं और सब वहाँ पर जाकर जो भी अंतिम संस्कार है वो पूरा करके फिर वापस आ जाते हैं। पूरी की पूरी शव यात्रा शमशान घाट पर पहुंच चुकी थी और वहां पहले से सारी तैयारी बोलकर करवा दी गई थी। चिता की तैयारी पूरी तरह से थी वहां पर। वहां जाते ही जो भी विधि विधान करना था वो पंडित जी ने किया और शव को चिता पर लिटाकर जो भी अग्नि देने वाले थे उस रिश्तेदार ने अग्नि दे दी। अग्नि देने के बाद सब लोग वहाँ पर खड़े होकर चिता को जलते हुए देख रहे थे। बंटी भी वहीं पास में अपने दादाजी और पिता के बीच में खड़ा होकर बड़े ध्यान से ये सारी चीज़ें देख रहा था। वो जब ये सारी चीज़ें देख रहा था तो उसे भीड़ में एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा था जो कि बार बार उस चिता के आसपास अजीब तरीके से चक्कर लगा रहा था। वो उसे देख तो रहा था लेकिन उसे उस इंसान की पहचान नहीं हो पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस इंसान को पहले कभी नहीं देखा है। बंटी ने उस इंसान पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ये चीज़ जो उसके लिए बिल्कुल नई थी उस चीज़ को बड़े गौर से वो देख रहा था और थोड़ी देर में चिता पूरी तरह से जल चुकी थी। जब आखिर में सर की हड्डी को तोड़ने का विधि किया जाता है, बंटी उस विधि को भी देख रहा था और उसके मन में तब ये सवाल उठ रहे थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनको डंडे से क्यों मार रहे हैं। लेकिन बंटी ने ये सवाल भी शायद बाद में पूछने के लिए बचाकर रख लिया और सारी विधि होने के बाद अब बारी थी सारे लोगों को शमशान से निकलकर अपने अपने घर जाने की। उसके लिए भी जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें करने के बाद सारे लोग धीरे धीरे शमशान से बाहर की तरफ निकलने लगे। जब शमशान की बाहर के तरफ सारे लोग जा रहे थे तो वहाँ शमशान में एक काफ़ी पुराना नीम का पेड़ था। उस पेड़ के कुछ पत्ते तोड़कर लोग खाते और खाते चबाते बाहर की तरफ जा रहे थे। दादाजी और पिताजी दोनों ने यही किया और बंटी को भी वो नीम का 2 पत्ता ही पकड़ा दिया और कहा कि बेटा इसे चबाकर खा लो और यहाँ से निकल जाते हैं।
बंटी को वो पत्ते दे तो दिए गए, लेकिन बंटी को पता था कि नीम काफ़ी कड़वी होती है, तो बंटी ने वो पत्ते नहीं खाए। उसने वो पत्ते अपने मुट्ठी में बंद करके थोड़ी देर तक रखे। बाद में उस पत्तों को अपने पॉकेट में डाल लिया और जब वो शमशान से बाहर निकलने लगा, तब उसे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे कोई आवाज़ दे रहा हो। और उसने अचानक से देखा उसके जूते की लेसेस खुल गई है। उसने दादाजी से हाथ छुड़ाते हुए कहा कि दादाजी, मेरे जूते की लेस खुल गई है। और दादाजी भी थोड़ा आगे जाकर रुक गए। पता नहीं कोई था जिससे दादाजी वहाँ आगे रुककर बातें कर रहे थे। तब तक जब वो अपने जूते की लेस बांध रहा था, उसे पीछे से बार बार उसका नाम पुकारे जाने का एहसास हो रहा था। बंटी ने जूते की लेस बांधते बांधते में ही धीरे से पीछे पलटकर देखा। जब उसने वहाँ पीछे पलटकर देखा तो उसे वहाँ पर चिता के आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा खड़ी दिखी। उसके साथ उस भीड़ में वो इंसान भी मौजूद था जिसका अभी अभी अग्नि दहन करके वो लोग वापस लौट रहे थे। ये देखकर बंटी काफ़ी डर गया और उसने जूते की लेस ठीक से बांधी भी नहीं और वो दौड़ कर आया और उसने दादाजी का हाथ जोर से पकड़ लिया। दादाजी ने कहा, क्या हुआ बेटा? बंटी ने कुछ नहीं कहा, बस ना में अपना सर हिला दिया। ये देखने के बाद दादाजी बंटी का हाथ पकड़कर वहाँ से घर वापस आ गए। जब भी कोई शमशान से ऐसी विधि करके घर वापस आता है तो उन लोगों को पहले गंगा जल से दरवाजे पर ही शुद्ध किया जाता है कि उनके साथ जो भी निगेटिव चीज़ अगर घर पर आ गई है तो वो चीज़ किसी तरह से दूर हो जाए। और एक बाल्टी में गंगा जल मिलाकर पानी बाहर रख दिया गया था, जिससे पिताजी दादाजी सबने अपने हाथ पैर धोए और वो तब घर के अंदर प्रवेश करने लगे। बंटी को भी यही करना था, लेकिन बंटी पता नहीं क्यों उस लोटे का पानी लेकर अपने ऊपर डालना चाह रहा था, लेकिन वो डाल नहीं पा रहा था। जब उसने वो पानी डालने की कोशिश की तो उसके हाथ से वो लोटा छूटकर नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा तो वो बंटी के पैर के निचले हिस्से को छूता हुआ नाली के तरफ बहने लगा। वो पानी पूरी तरह से काला था, इतना काला जैसे शायद उस पानी में कोयला मिला दिया गया हो। बंटी ने ये चीज़ भी देखी, लेकिन इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया और बंटी उसी तरह घर में आ गया। सब लोगों को यही लग रहा था कि वो अपने दादाजी और पिताजी को देखकर वो सारी चीज़ें करके आया है जो उसे बताई गई थी। जिस दिन घर में ऐसी विधि होती है उस दिन से कुछ दिन और घर में चूल्हा नहीं जलता है। आज इस घर में भी चूल्हा नहीं जलने वाला था। ये चीज़ें तो आजकल शहर में भी लोग कर देते हैं कि ऐसे वक्त पर आपके खाने पीने का इंतज़ाम अड़ोसी पड़ोसी ही कर दिया करते हैं। तो गांव में तो ये चीज़ें बहुत आम बात है। उनके खाने के लिए खाना आस पड़ोस के लोगों से उनके खाने से ज़्यादा ही आ चुका था, क्योंकि खाना कभी ऐसे वक्त पर एक घर से नहीं आता है। जितने ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हुए होते हैं वो सब यही सोचते हैं कि मुझे ऐसे वक्त में कुछ करना चाहिए या मैं ऐसे वक्त में इनका साथ दे दूं। तो इस हिसाब से उनके यहाँ खाना अगर 10 लोगों का आना चाहिए था तो खाना कम से कम 20 लोगों का आ चुका था। सारे लोग सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था तो खाना खाने के लिए बैठ गए। और जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो मर्द लोगों के साथ
बंटी और उसका छोटा भाई भी बैठ गया। सब लोगों ने खाना खाना शुरू किया। धीरे धीरे सारे लोगों को खाना परोस दिया गया और सब लोग खाना खा रहे थे। बातचीत करने के लिए आज घर में कोई वैसा माहौल नहीं था, तो चुपचाप सबसे जितना मन होता उतना वो खाना खा रहे थे। वैसे भी ऐसे माहौल में खाना पीना कहाँ अच्छा लगता है, लेकिन उन सब से पूरी तरह से विपरीत बंटी लग रहा था जैसे कितने दिनों का भूखा है। हाँ, भूखा था वो, क्योंकि सुबह वहाँ पर पहुँचने के बाद किसी ने तो कुछ भी नहीं खाया था। बच्चों को थोड़ा बहुत जो भी पड़ोस के लोग खिला सकते थे वो खिलाने की कोशिश उन्होंने की थी। बंटी के छोटे भाई ने तो नाश्ता कर लिया था, लेकिन बंटी ने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन ऐसा इंसानों के साथ नहीं होता है कि अगर आपने एक वक्त का खाना कम खाया है तो आप दूसरे वक्त में उस वक्त का भी खाना खा लें। लेकिन बंटी तो लग रहा था जैसे कई जन्मों का भूखा है और वो आज 20 लोगों का क्या 50 लोगों का खाना खा जाएगा। शायद ये उस गड़बड़ी और गलत चीज़ की निशानी थी जिस पर अभी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि सारे लोग अपने एक अलग ही दुख में डूबे हुए थे। बंटी को भी देखकर अभी ऐसे किसी चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था कि बंटी के ऊपर ऐसे किसी चीज़ की छाया आ चुकी है। हाँ, बंटी की माँ उसको जब खाना खिला रही थी तो उनको ये चीज़ काफ़ी अटपटी लगी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बंटी को रोज़ बचपन से लेके आज तक खाना खिलाया है, लेकिन बंटी ने कभी भी खाना इस तरीके से नहीं खाया था। फिर एक लिमिट के बाद उन्होंने ही बंटी को खाना देना बंद कर दिया और उसे हाथ पकड़कर उठा दिया और ये कहा कि बेटा, ज़्यादा खाना खा लोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। मुझे पता है तुम्हें खाना यहाँ का बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इस तरह से खाना नहीं खाते। और उन्होंने बंटी को उठाकर उसे उसके कमरे में जाने के लिए कह दिया। बंटी को जब कमरे में जाने के लिए कहा तो बंटी ने अपनी माँ को ना में सर हिलाते हुए कहा। माँ ने ये सवाल पूछा, क्या हुआ? किस चीज़ के लिए मना कर रहा है? क्या हो गया? बहुत रात हो गई है बेटा, ऐसे मत कर। कल भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं तो जल्दी उठना पड़ेगा, हो सकता है। जाना, जाकर अपने कमरे में सो जा। बंटी ने अपने कमरे की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा। उस कमरे में पहले से कोई सो रहा है। फिर माँ ने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या बेटा? सब अपने अपने कमरे में चले गए, तेरे कमरे में कौन आएगा? जा, तू जाकर सो जा। और माँ ने दरवाज़ा खोलते हुए बंटी को कमरे के अंदर जाने के लिए बोल दिया। बंटी अब अपनी माँ को कुछ भी नहीं बता पाया। वो चुपचाप काफ़ी डरते हुए उस कमरे में अंदर जाने लगा। जब बंटी रात को अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे तो वहाँ उसके अलावा काफ़ी सारे लोग दिख रहे थे और बंटी उन सारे लोगों को बार बार चुप होने के लिए बोल रहा था। क्यों? किसे बोल रहा था? ये उसके अलावा कोई भी देख नहीं पा रहा था। रात में दादाजी अचानक उनकी जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बंटी का दरवाज़ा खुला हुआ है और बंटी दरवाजे के साइड में बैठकर अपने दोनों कानों को ढककर जोर जोर से चीख रहा है, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग क्यों बातें कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। फिर दादाजी ये बातें सुनकर बंटी के कमरे में आ गए। उन्होंने बंटी को वैसे दरवाजे के कोने में बैठे हुए देखकर उससे ये सवाल पूछा, बंटी बेटा क्या हो गया? कोई बुरा सपना देखा क्या? क्यों, किसे चुप होने के लिए बोल रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है, सब लोग सो रहे हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बंटी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी बताने की। फिर भी बंटी ने सामने की तरफ हाथ से इशारा करते हुए दादाजी को कुछ कहने की कोशिश की। बंटी शायद उनको कुछ बता नहीं पा रहा था।
ये देखकर दादाजी को लगा कि शायद बच्चे ने आज पहली बार ऐसा कुछ देखा है, इसलिए वो थोड़ा घबरा गया है। फिर भी दादाजी ने अपने हिसाब से बंटी से वो सवाल किया जो उन्हें शायद बहुत पहले करना चाहिए था। दादाजी ने पूछा, बंटी बेटा, मैंने आपको जो नीम के पत्ते दिए थे वो आपने खाए क्या? बंटी को उस वक्त अपने दादाजी को सच बात बता देनी चाहिए थी, लेकिन बंटी ने पता नहीं क्यों झूठ कहा। उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर दादाजी ने पूछा, आपने वहाँ से लौटते वक्त पीछे पलटकर तो नहीं देखा था? बंटी ने ना में सर हिला दिया। दादाजी अब कहीं ना कहीं तसल्ली में आ चुके थे कि हाँ, जैसा मैंने कहा था बंटी ने वैसा ही किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, शायद वो ऐसी चीज़ें देखकर थोड़ा सा घबरा गया है। दादाजी ने बंटी को थोड़ा शांत कराते हुए कहा, बेटा यहाँ कोई नहीं है और कोई नहीं बात कर रहा, आप जाइए, जाकर सो जाइए। और दादाजी के इतने प्यार से समझाने के बाद बंटी चुपचाप उनके सामने जाकर अपने बेड पर लेट गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बंटी के वहाँ लेटने के बाद उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, दिखाई तो सब दे रहे थे, लेकिन वो आवाज़ें थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थीं और जैसे तैसे आज की रात बंटी की कट चुकी थी। अगले सुबह घर पर और भी लोग इकट्ठा हो चुके थे। जो भी चीज़ें होती हैं, क्रियाविधि, वो सब धीरे धीरे की जा रही थी और बंटी एक कोने में चुपचाप बैठे हुए वैसे ही अपने कान को अपने दोनों हाथों से दबाए हुए था। वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। दादाजी और बाकी किसी का भी बंटी के ऊपर ध्यान नहीं था, क्योंकि घर में काफ़ी सारे लोग थे और इन सारे लोगों को अगर आपने बुलाया है तो देखना भी आपको ही है। तो दादाजी और बाकी के परिवार के सारे लोगों के आओ भगत में लगे हुए थे और उसके साथ जो क्रियाविधि थी वो भी पूरी करवानी थी। इसलिए बच्चे एक कोने में साइड में बैठे हुए थे। बंटी के बगल में उसका भाई भी आकर थोड़ी देर में बैठ गया। जब वो बगल में आकर बैठा तो बंटी ने अपने छोटे भाई को इतना ज़्यादा गुस्से से और उसकी लाल आँखों से घूरा कि वो डर कर वहाँ से उठकर अपनी माँ के पास चला गया। बंटी अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करता था। उसे अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो अपने छोटे भाई को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग था, लेकिन आज उसका व्यवहार काफ़ी अलग था। थोड़ी देर तक बंटी वहीं बाहर बैठा रहा और कुछ घंटे बीत जाने के बाद बंटी अंदर अपने कमरे में चला गया और कमरे में पता नहीं कैसे, लेकिन बंटी ने वो अपना बेड खिसका कर दीवार से उठाकर लगा दिया, जो कि 12 साल के छोटे बच्चे के लिए करना नामुमकिन था। और बंटी ज़मीन पर बैठ गया। ज़मीन पर बैठने के बाद वो पता नहीं कहाँ से कोयले का एक टुकड़ा सा लेकर आया था और उससे अपने चारों तरफ गोल गोल घेरा बना रहा था। वो घेरा बनाकर वो बार बार उसमें गोल गोल घूमता और उसी घेरे को और ज़्यादा गहरा और गाढ़ा बनाता जाता। बंटी जितना बड़ा कोयले का टुकड़ा लेकर आया था, उसने पूरा का पूरा वो कोयला ऐसे ही घिस घिस कर वो गोला बनाने में ख़त्म कर दिया था। उसके शरीर पर कई जगह पर वो कोयले का निशान लग चुका था। अब बंटी उस घेरे के अंदर ही अपने अंगूठे को ज़मीन पर बार बार रगड़ रहा था। जैसे लग रहा था वो कोशिश कर रहा है अपने अंगूठे को छीलने की या फिर उसको चोट पहुंचाने की। बार बार उसका अंगूठा घिसने के वजह से और वो काफ़ी
ताकत के साथ दबाकर अपना अंगूठा ज़मीन पर घिस रहा था, जिस वजह से उसके अंगूठे की हड्डी शायद टूट गई थी और उसके अंगूठे से अब खून निकलने लगा था। और वो खून उसने अपने सर के बीचों बीच तिलक की तरह लगा लिया और थोड़ा बहुत जो खून उसके अंगूठे से निकल रहा था उसे अपने मुंह में डालकर चूसने लगा, जैसे कि हम और आप करते हैं अगर कभी उंगली या ऐसे किसी हिस्से पर चोट लगने से खून निकलने लगे तो। ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब थीं और ये चीज़ें करते हुए उसके घर पर आए हुए रिश्तेदारों में से एक औरत उसको ऐसा करते हुए देख रही थी, लेकिन उसे ये लगा कि हो सकता है बच्चा अपने में कुछ खेल रहा हो, क्योंकि उसने अंगूठे वाली हरकत करते हुए बंटी को नहीं देखा था। और थोड़ी देर तक उसी गोले में बैठने के बाद वो लग रहा था जैसे उसे अब वो आवाज़ें नहीं आ रही हैं। वो शांति से उस घेरे में बैठकर हंस रहा था और किसी से बातें कर रहा था। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जब उसे मिठाई वगैरह की खुशबू आने लगी, वो दौड़कर उस घेरे से बाहर निकला और खाने के लिए जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा थे वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचते ही बंटी को लग रहा था जैसे वो दोनों हाथों से उठाकर पूरा का पूरा मीठा खाना चाहता था, लेकिन उसको उसके पिता ने रोक दिया, क्योंकि बंटी को ऐसे भी मीठा बहुत पसंद था। इसलिए उसका ये व्यवहार उसके पिता को ज़्यादा अजीब नहीं लगा और उसको उसके पिता ने हाथ से पकड़कर उस जगह पर बिठा दिया जहाँ पर बाकी के सारे लोग खाना खाने के लिए बैठने वाले थे। सब लोगों को बारी बारी खाना परोसा जाने लगा और बंटी को भी उसी तरीके से खाना दिया जाने लगा। बंटी को देखकर कि वो छोटा बच्चा है, उसको खाना कम परोसा गया, लेकिन बंटी ने गुस्से से खाना परोसने वाले की तरफ देखा और उसके बर्तन में जितना ज़्यादा खाना था वो सारा खाना एक बार में अपने पत्तल में ऐसे उल्टा करके गिरा दिया, जैसे कि हम अगर कोई पूरा का पूरा बर्तन अपने थाली में पलटना चाहें, बस उसी तरीके से उसने उस खाना बांटने वाले का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा कि वो अपने खाने के बर्तन को संभाल नहीं पाया। तो लोगों को ये लगा कि शायद उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पूरा का पूरा खाना बंटी के थाली में गिर गया। पापा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अभी अंकल आएंगे और वो ये खाना निकाल कर लेकर जाएंगे। लेकिन बंटी ने कहा, नहीं, मुझे ये खाना खाना है। फिर पिताजी को लगा कि शायद बंटी को ज़्यादा भूख लगी हो या फिर वो ये खाना अपने लिए दोबारा से खाने के लिए संभाल के रखना चाहता है, जैसा कि बच्चे करते हैं कि इंस्टॉलमेंट में खाना खाते हैं। बंटी भी वैसा ही करता था, इसलिए पिता ने भी इस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उस खाना बांटने वाले को साफ साफ समझ में आ गई थी, क्योंकि जिस जोर से उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा, ये ताकत कभी भी एक छोटे 12 साल के बच्चे के अंदर नहीं आ सकती थी। लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई और बंटी ने वो सारा खाना देखते देखते ख़त्म कर लिया और वो और खाने की मांग करने लगा। ये बात उसके पिता को समझ में नहीं आ रही थी कि बंटी को हुआ क्या है। वहाँ पर दादाजी नहीं थे, लेकिन अभी बंटी के पिता ने बंटी को उठाते हुए कहा, बेटा आप अपने कमरे में जाओ, बाकी का खाना आपके कमरे में भिजवा दिया जाएगा। और बंटी को जब उन्होंने उठा दिया तो बंटी उठकर अपने हाथों को बिना धोए, उसे जीभ से लग रहा था जैसे वो अपनी उंगलियां चबा जाएगा, उस तरह से करते हुए बिना धोए हुए अपने कमरे के अंदर पहुंच गया। उसकी ये हरकतें काफ़ी अजीब थीं और अब
कहीं ना कहीं पिता को ये बातें अब बिल्कुल सही नहीं लग रही थीं। उन्होंने तुरंत जाकर अपने पिता को ये छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने नोटिस की थीं बता दी। लेकिन दादाजी ने कहा, बेटा ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने भी कल रात को बंटी को चीखने और चिल्लाते हुए देखा था। तो मैंने बंटी से पूछा कि उसने वो नीम के पत्ते खाए या नहीं, और उसने पलट कर तो नहीं देखा। हो सकता है बच्चा घबरा गया है। एक काम करते हैं, हम लोग वैद्य जी को आज रात में बुला लेंगे और वैद्य जी जो भी दवाई रहती है वो दवाई उसको दे देंगे, तो शायद वो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जहाँ तक मुझे लगता है कल रात उसकी नींद भी नहीं हुई है ठीक से। एक तो जगह बदल गई है, दूसरा कि यहाँ पर आते ही उसने ये चीज़ें देखी। ये हमारी गलती है, हमें बच्चे को ऐसी जगहों पर नहीं लेकर जाना चाहिए था। पिता को भी कहीं ना कहीं अपने पिताजी की बात सही लग रही थी। उनको भी यही लगा कि हाँ, शायद हो सकता है मेरा बच्चा घबरा गया हो, और उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ये चीज़ यहीं के यहीं छोड़ दी और रात होने पर वैद्य जी को बुलाने के लिए किसी को कह दिया। फिर रात हो गई और वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी आए। उन्होंने बंटी की नब्ज पकड़कर देखने की कोशिश की कि बंटी की तबीयत को क्या हुआ है। उनके हिसाब से बंटी की तबीयत ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी नब्ज गिरती जा रही थी। इस हिसाब से वैद्य जी को ये समझ में आ रहा था कि शायद इसको किसी तरह की कोई परेशानी है या कुछ तो ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं है। लेकिन सारे लोगों ने यही कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको कभी कोई ऐसी परेशानी नहीं रही है। तो आपको जो भी लगता है आप अभी के लिए दवाई दे दीजिए, बाकी ये सारा कार्यक्रम एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। फिर वैद्य जी ने भी वैसा ही किया। उन्होंने सारे घर वालों की बातें मान ली और जिस तरीके से उनको जो समझ में आया उन्होंने वो दवाई बंटी को दे दी और कहा उसे रात को ये दवाई खिलाकर सुला देना, उसे आज नींद भी अच्छी आएगी और शायद वो कल से नॉर्मल हो जाएगा। बंटी की माँ ने रात को बंटी को दूध में वो दवाई मिलाकर पिला दी और उसे सोने के लिए बोल दिया और ये भी कहा कि बेटा आज चाहे जो भी हो जाए रात में उठना मत। ये बोलकर वो उसे सुलाकर अपने कमरे में चली गई। रात में बंटी उठकर अब अपने दीवार पर वो गोल घेरा बना रहा था। वो बार बार उस घेरे के ऊपर जैसे अंडरलाइन करता जा रहा था, उसे गहरा और गहरा और गहरा बनाता जा रहा था और बार बार कहता, मुझे इसमें ले चलो, मुझे इसमें ले चलो। वो किससे ये चीज़ें बोल रहा था ये किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इस तरीके से उसने पूरी रात में अपने चारों तरफ के दीवार पर, ज़मीन पर तो वो पहले ही घेरा बना चुका था और ज़मीन और दीवार के साथ साथ पता नहीं कैसे, लेकिन उसने अपनी छत पर भी ये घेरा बना दिया था और वो घेरा बिल्कुल उसी तरह था जैसे कि पूरे बाकी के कमरे में वो घेरा था। आज उसके कमरे में एक अजीब सा गहरा काला धुआं सा नज़र आ रहा था। आज रात में किसी ने भी ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन जब सुबह सुबह करीब 5:30 या 6 बजे सबकी नींद धीरे धीरे खुलने लगी तो दादाजी ने ये देखा कि बंटी के कमरे से एक अजीब सा काला धुआं बाहर आ रहा है और उस धुएं के साथ कुछ बहुत गंदी बदबू आ रही है। लग रहा है जैसे शमशान में किसी शरीर को जलाने पर जो बदबू आती है, ये वो बदबू थी। दादाजी ने तुरंत जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा
कि उसके कमरे में चारों तरफ वो गोल घेरा बना हुआ है और उस गोल घेरे के साथ एक अजीब सा भारी सा काला धुएं जैसा है, जिस धुएं के ऊपर बंटी बहुत आराम से लेटा हुआ है। ये देखते ही दादाजी पूरी तरह से घबरा गए और अब उनको ये बात समझते बिल्कुल देर ना लगी कि ये नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं है। फिर उन्होंने सारे काम छोड़कर सबसे पहले बंटी के माता पिता को उठाया और उनको सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा, अब चाहे जो भी हो, हमें सबसे पहले इसे किसी पंडित जी के पास लेकर जाना पड़ेगा। उस गांव में एक ऐसे भगत जी रहते थे जिन पर कहा जाता था कि माता रानी की सवारी आती है। तो वो भगत जी अगर इस घर में आ जाते या फिर बंटी को देख लेते तो बंटी को ठीक होने में शायद वक्त नहीं लगता। लेकिन बंटी की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा हुआ था। इसलिए भगत जी कहीं और माता रानी के मंदिर में भजन करने या दर्शन करने या किसी और काम से गए हुए थे। वो अभी इस गांव में ना तो थे और ना ही 4 से 5 दिन तक लौटने वाले थे। लेकिन जिस हालत में दादाजी ने बंटी को देखा था, उनको भी ये बात समझ में आ गई थी कि शायद बंटी के पास ज़्यादा वक्त अब नहीं बचा है। और उन्होंने तुरंत भागते हुए उस गांव के जो पंडित जी थे उनसे जाकर ये सारी बातें कह दी। जब पंडित जी को ये सारी बातें बताई गईं तो पंडित जी अपनी जितनी तैयारी करके वहाँ आ सकते थे वो वहाँ आ गए। और जब वो वहाँ पर आए, उन्हें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई थी कि ये चीज़ उनके बस की तो नहीं है। फिर भी पंडित जी एक छोटे बच्चे को ऐसे मुसीबत में छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपनी यथाशक्ति के हिसाब से जो भी चीज़ें करनी थी वो करनी शुरू की और उससे सवाल पूछना शुरू किया। जब उन्होंने सवाल जवाब करना शुरू किया तो पंडित जी को हर सवाल पे एक अलग अलग आवाज़ में जवाब मिल रहा था। पंडित जी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि वहाँ कोई एक आत्मा नहीं थी। उन्होंने इस सवाल का भी जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन इस सवाल के बाद बंटी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और बंटी के इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने पर घर के सारे लोग काफ़ी डर चुके थे। पंडित जी ने जब ये सवाल पूछा तो उस सवाल का जवाब वो उंगलियों को दिखाकर मांग रहे थे कि यहाँ कितनी आत्माएं हैं, 1, 2, 3, 4, और उनके हर बार उंगली दिखाने पर बंटी ना में अपना सर हिला दिया करता। अब पंडित जी की उंगलियां ख़त्म हो चुकी थी। तो ये बात सबको समझ में आ गई थी कि वहाँ 10 से ज़्यादा आत्माएं हैं। फिर पंडित जी ने अपने मुंह से ये सवाल को आगे कंटिन्यू करते हुए पूछा कि तुम कितने हो, बताओ। फिर पंडित जी को जो जवाब मिला वो जवाब सुनकर वो वहीं ज़मीन पर बैठ गए और अपना सर पकड़ लिया कि ये क्या हो गया है। फिर पंडित जी को वैसे देखकर सारे लोग उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ पंडित जी, कुछ तो बताइए, मेरा बेटा ठीक होगा नहीं होगा, क्या हुआ है। पंडित जी ने कहा, आप सबने बहुत देर कर दी और आपका बेटा मेरे बस का तो नहीं है इसको ठीक करना। फिर सारे लोगों ने पूछा, ऐसा क्या हुआ है, आप कुछ तो बताइए। फिर पंडित जी ने कहा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आज तक सिर्फ मैंने सुना था। ये जो आप सारे गोले देख रहे हैं उसके कमरे में बने हुए। लोगों ने कहा, हाँ हम देख रहे हैं। फिर पंडित जी ने कहा, इसका मतलब वो आत्माओं के घेरे में फंस गया है। घेरे मतलब आपको मैं
ये सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। कई बार जब बहुत सारी आत्माएं झुंड में होती हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है ये बताना नामुमकिन होता है। हो सकता है वो 1000 हो या हो सकता है वो लाख हो, लेकिन ऐसे में उन आत्माओं के घेरे से किसी को बाहर निकालना नामुमकिन होता है। क्योंकि अगर आप वैसे में एक आत्मा से छुड़ाओगे तो वो दूसरी आत्मा की चपेट में आएगा, दूसरी से छुड़ाओगे तो तीसरी के चपेट में आएगा। ज़्यादातर ऐसी हालत में इंसानों का बचना नामुमकिन होता है और यही शायद बंटी के साथ भी होने वाला था। पंडित जी ने जब ये बात बताई तो दादाजी, बंटी के पिता, माँ सब अजीब तरीके से चीख चिल्लाकर रोने लगे। उनका यही कहना था, हमें नहीं पता पंडित जी, कुछ भी कीजिए लेकिन हमारे बच्चे को इस मुसीबत से निकाल लीजिए। बंटी की माँ गिड़गिड़ा रही थी उनके सामने, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था अपने प्यारे छोटे से बच्चे को बचाने के लिए। और पंडित जी ने साफ साफ यही कहा कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं इतनी सारी ऐसी शक्तियों से एक साथ लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि अगर वो यहाँ पर होते तो आपके बेटे की जान बच जाती। और फिर सारे लोगों ने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हो? फिर दादाजी ने कहा, ये भगत जी के बारे में बोल रहे हैं। मैंने उनके बारे में भी पता करवाया था, लेकिन वो अभी इस गांव में है ही नहीं और वो 3-4 दिन तक आने वाले भी नहीं हैं। ठीक है पंडित जी, आप तब तक के लिए अगर कुछ कर सकते हैं कि मेरे बेटे के ऊपर मुसीबत ना बढ़े तो कुछ कर दीजिए। जब भगत जी आएंगे तो मैं देखता हूँ, इसको वहाँ ले जाकर इसकी जान बचा लूँगा। पंडित जी ने कहा, जैसा और जितना मुझे समझ में आ रहा है, आपके पोते के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। फिर भी मैं जो चीज़ें कर सकता हूँ मैं वो चीज़ें कर देता हूँ। पंडित जी ने अपनी शक्ति के अनुसार जो भी अभिमंत्रित कील, धागे और जो चीज़ें करनी थी वो चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ायदा तो तब होता जब वो 1-2 या 3-4 आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ होता। अब कहीं ना कहीं घर वाले बहुत निराश हो चुके थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उनसे सवाल जवाब करते हुए पंडित जी को पता चल चुकी थी। तो पंडित जी ने ये सारी बातें सिर्फ दादाजी को बता दी थी और अब घर वालों के आंखों से नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि उनको पता था कि उनके बच्चे पर जितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है वो मुसीबत पता नहीं कैसे टलेगी। और जब रात हुई तो आज तो करीब रात के 8, साढ़े 8 बजे से ही बंटी के कमरे में वो काला धुआं भरता ही जा रहा था। लेकिन वो धुआं भी बहुत अजीब किस्म का था। वो बंटी के कमरे से बाहर नहीं आता था, वो अंदर ही कमरे में भरता और बंटी को हवा में जैसे उछालता और इधर से उधर करता रहता। बंटी तो अब धीरे धीरे पूरी तरह से बेसुध हो चुका था और उसके हर चीज़ की ताकत जैसे चली गई थी। ना बंटी बोल पा रहा था, ना बंटी किसी की बातें सुन पा रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पूरी तरह से उस घेरे के अंदर फंस चुका था। और जैसे जैसे वो धुआं बंटी के कमरे में आज बढ़ता जा रहा था और उस धुएं पर ही बंटी तैरते हुए काफ़ी देर तक उस कमरे में इधर से उधर करता रहा। और कुछ घंटे बाद जब धीरे धीरे उस कमरे से वो धुआं छटने लगा, वो सारे लोग बंटी को ढूंढते रह गए, लेकिन उन्हें बंटी कहीं भी नहीं मिला। शायद वो धुआं और वो घेरा बंटी को पूरी तरह से निगल चुका था।
घर वाले कुछ नहीं कर सकते थे। पहले से ही मातम का माहौल था और उस माहौल में ये एक और बहुत बड़े दुख की खबर उनके घर में आ चुकी थी। बंटी के माँ की हालत रो रो कर खराब हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात पंडित जी के आने के बाद से ही उन सबको पता थी कि बंटी किसी भी वक्त उन सारी आत्माओं के चपेट में आ सकता है। बंटी के एक छोटी सी गलती के वजह से, जो कि उसने अपने दादाजी की बात ना मान कर की, उसको और उसके पूरे परिवार को इतने बड़े सदमे से गुजरना पड़ गया। इसलिए कहा जाता है कि बड़े जो भी चीज़ें या बातें या पुराने नियम सिखाते हैं उनको उसी तरीके से मानना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होती है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी पिछली कहानियों को भी सुनकर उस पर भी अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें कांटेक्ट करके अपनी वो कहानी बता सकते हैं। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मेरे उन सारे दोस्तों को जो हमें इतना सारा सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं। और आप सबसे एक आखिरी रिक्वेस्ट कि आप कमेंट में अपने शहर का नाम और अपना नाम बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी एक जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।